हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज मिडिल ईस्ट वाले रीजन में ऐसे कोई आतंकवादी संगठन नहीं है या ऐसे कोई नेगेटिव पावर नहीं है जिसने कतर में अपना घर नहीं बना रखा हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कतर या तो कभी हमास के साइड हो जाता है या फिर कभी इजराइल के साइड। और रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल और हमास के बीच पीस डील चल रही है और इस डील के बीच आपको न्यूज के साथ में हर जगह कतर का नाम जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और कतर ने ये दावा भी किया है कि वो इस मामले में मध्यस्थता कर रहा है। और हमास ने इजराइल के लोगों को जो होस्टेजेस बना रखा था, कतर का ध्यान उनकी रिहाई पर केंद्रित है। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई वाली क्या बात है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तह तक जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है। एक्चुअली बात यह है कि जो कतर की डील है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है, जो मिस्र में राजशाही को उखाड़ फेंकने और इस्लामिक गणतंत्रवाद शुरू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका मतलब है कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड को सुरक्षा और प्रमोशन दोनों देता है और इसके बदले में मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कतर के सभी सहयोगी देश कतर के जितने भी दुश्मन हैं उनके यहाँ अस्थिरता लाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और फ्रेंड्स, जो अल अजीरा न्यूज एजेंसी है वो वास्तव में मुस्लिम ब्रदरहुड के इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, इस प्रोपेगेंडा को 24 घंटा चलाते हैं। यही रीजन है कि आप कतर को लगभग हर आतंकवादी संगठन के लिए फंडिंग करते देखेंगे, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो या फिर हमास। और ये पूरा प्रोपेगेंडा मुस्लिम ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट से निकलता है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इन सब बातों का इजरायली बंधकों की रिहाई का क्या ताल्लुक है। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि कतर जिसे इस पीस प्रोसेस में मदद करना चाहता है वहां वास्तव में इजरायलियों को बंधक बनाने वालों की रक्षा करना चाहता है। इसका मतलब है कतर रियलिटी में हमास के लड़ाकों को बचाना चाहता है। और सच तो ये भी है कि अगर कतर चाहता तो वहां बड़ी आसानी से पूरे हमास नेतृत्व को इजराइल के हवाले कर सकता था। इससे हमास की अपनी पूरी ताकत खत्म हो जाती और बंधकों को बिना शर्त छोड़ने पर मजबूर हो जाता। लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी शर्त रखी। लेकिन अगर कतर चाहता तो हमास को वो मजबूर कर सकता था कि इजराइल के बंधकों की बिना शर्त रिहाई हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमास की हाई कमांड, जिसमें खालिद मेशाल और इस्माइल हनिये दोहा में ही रहते हैं, उनके बच्चों ने कभी बम धमाके जैसी कोई चीज नहीं देखी। वे अपनी आलीशान जिंदगी जीते हैं, महंगी महंगी कारों में सवारी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कतर ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि इस रीजन में हमास का अच्छे से उपयोग हो, यानी वो हमास का अपने स्वार्थ के लिए यूज करना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमास की विचारधारा देखेंगे तो हमास इस मिडिल ईस्ट वाले रीजन में गैर इस्लामिक सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और हमास का नेतृत्व खुद को जितना अलग थलग करता है और कतर पर निर्भर होता है, कतर के पास उसे अपनी अंगुलियों के इशारे पर नचाने की ताकत उतनी ही बढ़ जाती है। कतर ने हमास को न केवल बड़ी मात्रा में पैसे दिए और उसके नेताओं को शरण दी, बल्कि ईरानी हथियार खरीदने के लिए भी उसने फंडिंग की। जिस तरह से खाड़ी के ज्यादातर अरब देश आज हमास के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं, उसके बाद कतर के पास अपना खुद का एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह होगा और वो है हमास, जिसे वहां जहां चाहे तैनात कर सकता है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आना चाहिए कि कतर को ये सब करने की आखिर हिम्मत कहाँ से मिलती है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है अमेरिका के साथ उसके रिलेशन। इसका मतलब है कि ये सब वहां अमेरिका के गठजोड़ के साथ कर रहा है। करीब 20 साल पहले जब कतर ने अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी कायम की थी तो इसकी काफी आलोचना की गई थी। लेकिन आज वो आतंकवादियों को सीधे तौर पर हथियार न देकर और अमेरिका सुरक्षा कवच के तहत सुरक्षित रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जैसे चाहे उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कतर ये सब क्यों करता है? क्या कतर अब नया पाकिस्तान बन चुका है जहां आतंकवादियों को शरण मिलती हो? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी, क्योंकि पाकिस्तान के विपरीत कतर को भारत और अफगानिस्तान पर आधिपत्य कायम करने का अपना कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे उसका गणित ये है कि मिडिल ईस्ट में जितनी अधिक उथल पुथल हो, जितने ज्यादा संघर्ष हो, जितनी ज्यादा अस्थिरता हो, उतना ही कतर के लिए अच्छा है। क्योंकि वहां की क्षेत्रीय ताकतें जैसे सऊदी अरब, ईरान उतनी ही शांति बनाए रखने के लिए विवश होंगे और ये सब लोग कतर से पंगा नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जितनी अस्थिरता होगी, कतर ने ही अपने मोहरे चल पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कतर सऊदी की लॉबिंग क्षमता या तेल की धार का मुकाबला नहीं कर सकता।
ना ही वो ट्रेड के मामले में यूएई के सामने ठहरता है, ना तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के मामले में इजराइल की बराबरी कर सकता है, और ना ही ईरान की तरह जोखिम ले सकता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब आप बिल्कुल सही समझे कि कतर अपने आसपास के देशों में हो रही ग्रोथ से जलता है और वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के जो देश हैं उससे हमेशा बेहतर हो, इसलिए वहाँ इस तरह के कदम उठाता है और मिडिल ईस्ट वाले रीजन में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। फ्रेंड्स, कतर का मॉडल पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों को ट्रेन करके उनको एक्सपोर्ट करने का नहीं है, वहाँ उनकी फंडिंग करता है, मीडिया के थ्रू उनके प्रोपेगेंडा को फैलाता है। और रिसेंटली कतर की राजधानी दोहा में बातचीतों का जो दौर चला उससे वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि कतर एक जिम्मेदार राष्ट्र है ही नहीं। इसके उलट वो ये साबित करता है कि वो एक खतरनाक, विध्वंसक, आतंकवादियों को पनाह देने वाला और खेल बिगाड़ने वाला देश है जो दूसरों की बर्बादी में अपना फायदा देखता है। और फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि मिडिल ईस्ट में जो अशांति हो रही है इस घटना में सबसे बड़ा हाथ कतर का भी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।